हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जहां जहां पर भी आप कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जहां जहां पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि बच्चों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही डाउट था, यही बच्चों के मन में अभी कह सकते हैं कि घबराहट चल रही है कि पता नहीं हमारी बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होगी, पता नहीं कैसे एग्जाम में लिखना है कि जिससे कि नंबर ना कटे, पता नहीं हम कैसे जो है एग्जाम करके आएंगे, कहीं इस जगह पे एग्जामिनर हमारा नंबर ना काट ले, कहीं उस जगह पे हमारा नंबर ना काट ले, कहीं इस गलती पर हमारा नंबर ना काट ले। लेकिन वो गलतियां अगर पता चल जाए कि भाई इन गलतियों पर आपका नंबर कट सकता है, तो शायद आप उन गलतियों को नहीं करेंगे एग्जाम में, और फिर आपके नंबर ऑब्वियसली 10 से 15 नंबर तो आपके हमेशा बढ़ ही जाएंगे अगर आपने जो आज मैंने बातें बताई अगर उनको अप्लाई कर लिया तो एक बार सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से कि क्या आपको भी इस चीज से डर लग रहा है, इस चीज से घबराहट हो रही है कि सर हमें नहीं पता कि कॉपी में कैसे लिखना है ना, पता नहीं एग्जामिनर कहाँ पे नंबर काट लेंगे। क्या आपको भी लग रहा है इस चीज से डर? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, मैं बता दूं, जैसे हमने बहुत सारे टीचर्स से बात भी की हुई है, जब हमारे टीचर्स थे जो उनसे मैंने बात की है, जैसे हम भी हैं, तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ना ये लगता है कि जो टीचर है ना बोर्ड के टीचर जो है आपकी एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक जो है शब्द पढ़ करके और आपकी कॉपी चेक करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता बेटा। वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी जो है कॉपी की एक एक लाइन पढ़ें और एक एक शब्द को पढ़ें, है ना। तो आखिर फिर कॉपी पे नंबर मिलते कैसे हैं, कॉपी चेक कैसे होती है? तो बेटा कॉपी चेक करने का पूरा एक प्रोसीजर होता है, एक पूरा का पूरा तरीका होता है। अब अगर आपको कोई ये बता दे कि भाई नंबर कटने कहाँ पर है, तो आप जो है उस गलती को करेंगे ही नहीं ना एग्जाम में। तो इसीलिए बच्चों आज मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं, ताकि आप लोग कॉपी में लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, जैसे आजकल बच्चों का जो डाउट आता है वो ये आता है कि सर कॉपी चेक करने में क्या टीचर जो है अपनी मनमर्जी से नंबर काट सकते हैं? नहीं, ऐसा तो होता है या नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो टीचर है वो अपनी मनमर्जी से नंबर काट लेंगे, अगर उनको नहीं लगेगा कि हाँ भाई ठीक है मनमर्जी चल रही है तो नंबर काट लिया। ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, क्या स्टेप वाइज नंबर मिलेंगे? मतलब अब बहुत सारे स्कूलों में ये बोला जाता है कि नहीं स्टेप वाइज कॉपी चेक नहीं होती है ना, बहुत ज्यादा अफवाह फैलाई जाती है। तो क्या स्टेप वाइज कॉपी चेक होगी या नहीं होगी? तीसरी बात आती है, क्या सजा सजा कर लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं? मतलब कि अगर आप जो है बहुत अच्छे से लिखते हो, प्रॉपर हेडिंग डाल करके, प्रॉपर जो है गैप दे करके, तो क्या आपके नंबर कटेंगे या उससे नंबर अच्छे मिलेंगे? क्या लगता है? या जैसे कुछ बच्चे जो है बिना हेडिंग के, बिना जो है लाइन खींचे हुए, बिना अंडरलाइन किए हुए, बिना हाईलाइट किए हुए लिखते हैं, तो क्या उनके नंबर कटेंगे? बिल्कुल। उसके बाद आता है, क्या हार्ड मार्किंग होगी? क्या नंबर आपको जो है बहुत ही टफ तरीके से दिए जाएंगे? मान लो 4 नंबर का सवाल है तो उस पर 2 ही नंबर दिए जाएंगे? क्या ऐसी मनमर्जी चलने वाली है? ये सारे डाउट्स के लिए बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे टिप्स कि अगर आपने वो बच्चों देख लिए, समझ लिए, और उन टिप्स को बच्चों जब आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे तब आप लोग ध्यान रखना बेटा जी, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जहां पर नंबर कटते हैं और आपको क्या करना है बेटा, मैं वो अब बताने जा रहा हूं। तो पहली बात तो बच्चों ये है कि जो कॉपी चेक होती है ना, वो एग्जामिनर के पास आंसर शीट आती है, यानी कि क्या आती है बच्चों, उत्तर माला आती है। यानी उत्तर माला से ही जो आंसर शीट होती है बेटा, उससे ही वो कॉपी चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से नंबर काट लेंगे, है ना बेटा। हर एक जो सेट होता है उसकी आंसर शीट होती है, उससे आंसर मिला मिला करके ही चेक किया जाता है। जैसे आपके 20 बहुविकल्प आते हैं, तो पहले बहुविकल्प का आंसर क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, वो पूरा प्रॉपर लिखा होता है। तो अगर आपने वही लिखा होगा बेटा तो आपका जो है सही नंबर मिलेंगे, मतलब पूरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं लिखा होगा तो वो आपका नंबर कट जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि वो आंसर शीट से ही कॉपी चेक करते हैं, आंसर शीट से मिलान करके ही बेटा वो नंबर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से नंबर काट लेंगे। अगर आपने सही लिखा है तो बेटा आपका नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरी जो बात है बेटा कि स्टेप वाइज नंबर, क्या स्टेप वाइज मार्किंग होगी? तो मैं बच्चों आपको ये बता दूं कि अगर आपने फॉर्मूला भी लिख करके आए हो ना बेटा आप, तो आपको उस फॉर्मूले के भी नंबर मिलते हैं। अगर आपने 1-2 लाइन भी लिखी है तो उसको आपको 1-2 लाइन के भी नंबर मिलेंगे। तो ये अफवाह तो बिल्कुल गलत है कि जो है स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होगी बेटा, बिल्कुल स्टेप वाइज मार्किंग होगी। अब स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होती है, जैसे आप इस एक क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो अगर मान लो आपने ये एक लाइन लिखी,
कि भाई 2 3 6, 6 के ऐसे गुणनखंड कि 5 लाने हैं, तो आपने 2 + 3 करके ऐसे लिखा, तो यहाँ पर आपको आधा नंबर मिल गया, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल आता है। फिर क्या हुआ बच्चों, 2x² - 2x - 3x + 3, इस तरीके से आपने लिखा, आधा नंबर बन गया। फिर आपने इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, आधा नंबर आपका और बन गया। फिर आपने दोनों में से कॉमन निकाल के रख दिया, और फिर लास्ट में आपने क्या किया, इसको 0 के बराबर रख करके x के दोनों मान निकाल दिए। तो इस तरीके से आपके आधे आधे नंबर कर करके टोटल 2 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपने आधा सही किया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने एक ही लाइन लिखी है जो कि सही है तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। अगर आपने मान लो 3 लाइन सही लिखी है तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा। और अगर आपने पूरी चारों की चारों 5 लाइनें सही लिखी हैं तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से बेटा स्टेप वाइज मार्किंग होती है, यानी जितना सही है उतना आपको नंबर मिलेंगे। बिल्कुल। अब इसके बाद बेटा तीसरी जो बात आती है वो आती है लिखने का सही क्रम, यानी ऑर्डर जो होता है। जैसे आपके पेपर में पहले क्या आता है, सेक्शन ए आता है, उसमें सारे बहुविकल्प होते हैं। तो बहुविकल्प को आप कहाँ पे भरेंगे, OMR शीट में भरेंगे। उसके बाद आता है बेटा सेक्शन बी। तो जो सेक्शन बी होता है बेटा आपका, वो वर्णनात्मक प्रश्न का होता है। वर्णनात्मक प्रश्न यानी जिसमें आपको पूरा जो है एकदम अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको वर्णन करके पूरा बढ़िया तरीके से लिखना होता है। तो अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, ये इसको हम सेक्शन बी बोलते हैं। सेक्शन बी में बच्चे क्या कर रहे हैं, अब भाई देखो आपने सेक्शन बी शुरू किया, सेक्शन बी में आपके कितने क्वेश्चन है, सेक्शन बी में मान लो आपके 21वां सवाल है, फिर 22वां सवाल है, फिर 23वां सवाल है, फिर 24वां सवाल है, इस तरीके से आप चल रहे हो। तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि उन्होंने जो है पहले 23वां सवाल कर लिया और फिर उसके बाद जो है सेक्शन सी पे पहुंच गए, सेक्शन सी पर पहुंच गए और मान लो सेक्शन सी में आपको दिया हुआ है सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर आपको 39 दिया हुआ है। तो वो क्या करेंगे, वो 39वां सवाल वहां से उठा करके यहां कर देंगे। ये चीज नहीं करनी है बेटा, क्रम के हिसाब से चलना है, यानी ऑर्डर वाइज चलना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि 24 पहले कर दिया, फिर 21 बाद में कर दिया, फिर बीच में आपने यहाँ पर 28वां सवाल कर दिया। ये क्रम देखो आपने उलट सुलट कर दिया। तो बेटा ये जो आगे पीछे आप कर देते हो ना, तो एग्जामिनर क्या होता है, उनको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है। तो उनके माइंड में ना ये चल रहा होता है कि भाई सेक्शन बी जो है 4-4 नंबर के सवालों वाला है, तो उनके दिमाग में वही होता है कि 4-4 नंबर वाले सवाल। अब तुमने मान लो सेक्शन सी से 6 नंबर वाला सवाल यहां से उठा के अगर तुमने यहां कर दिया बीच में, तो क्या होगा, वो तो उसे 4 नंबर वाला सवाल समझ के ही 4 नंबर दे देंगे, वो 6 नंबर नहीं देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये तो सेक्शन बी चल रहा है, सेक्शन बी में तो 4-4 नंबर वाले सवाल हैं, तो वो आपको 4 नंबर दे देंगे, आपके 2 नंबर खुद ही कम हो गए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, सही से एक सही क्रम में एक सही ऑर्डर में पेपर जरूर करें, है ना, आगे पीछे ना करें, एक सेक्शन को एक साथ हल करें, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको क्या करना है, अब हो सकता है मान लो आपको यहाँ पर बीच में 25वां सवाल ना आता हो, मैं एक बात कह रहा हूं कि इसमें आपको कोई डाउट होगा कि भाई कैसे करना है, मान लो ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करो, इस 25वें सवाल को सबसे लास्ट में दोबारा से आप सेक्शन बी डालोगे, दोबारा से आप सेक्शन बी डालोगे और फिर यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 25 डाल करके उसको हल करोगे। ये होता है बेटा सही तरीका बोर्ड की पेपर में सही करने का। अब जो बच्चे आगे पीछे ऐसे कर देते हैं ना, वो उनके जो है टीचर नंबर काट लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हो जाता है खराब एकदम से, क्योंकि उनको जो है बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है, उनको भी भैया पैसे का लालच होता है, देखो झूठ क्यों बोलना, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात की बात करते हैं, रफ वर्क लास्ट पेज पर। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, जो रफ वर्क करते हैं ना, ये मान लो उनका जो है कॉपी का पेज है, अब ये कॉपी का पेज है, इधर उन्होंने हाशिया खींचा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, इधर राइट साइड में लाइन खींचते हैं और यहाँ पर जो है रफ वर्क वो करने लग जाते हैं, 2x5 या जो भी लिखा हुआ है ऐसे करते हैं, और फिर उसको ऐसे काटा पीटी करते हैं। तो जो ये काम आप लोग करते हैं बेटा, यहाँ पर नंबर कटते हैं, यहाँ नंबर कटते हैं, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगता ना, उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं लगता। आप खुद सोचना, आपका पूरा ये बीच का जो पार्ट है ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और साइड में ऐसी जो है उचड़ मुचड़ हुई हुई है, साइड में काटा पीटी हुई हुई है ना, यहाँ पर आपने जो है पूरा गंदा कर रखा है रफ वर्क का पूरा। तो बच्चों ये चीज ना अच्छी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर नंबर बच्चों कट जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो रफ वर्क है बेटा वो कॉपी के लास्ट पेज पर करना है, सबसे लास्ट पेज पर रफ कार्य लिख करके इस प्रकार से ऐसे फिर काट देना, ये सबसे लास्ट में करना है। आपको समझ में आ रही है बात। तो कोई भी बच्चा बीच में कॉपी के, है ना, राइट साइड में लाइन खींच के नहीं करेगा, सबसे लास्ट में आपको रफ वर्क करना है और फिर उसको लास्ट में ऐसे काट देना है, रफ वर्क लिख भी देना उसके ऊपर सबसे लास्ट में, जो लास्ट पेज होगा। चलिए इसके बाद बेटा हेडिंग हो गई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए, उनको हाईलाइट करना। अब जैसे बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल हेडिंग लिख देते हैं ऐसे, जैसे मान लो कि संदर्भ लिखा, तो संदर्भ लिखा,
संदर्भ लिख करके और यहाँ पर फिर उन्होंने जो है लिखना शुरू कर दिया, प्रस्तुत पाठ्य जो है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इससे लिया गया है। तो बेटा ऐसा नहीं है, संदर्भ आपने लिखा है तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। हाईलाइट करने के लिए क्या करते हो, इसको बच्चों आप ब्लैक पेन से लिखोगे। हाईलाइट करने के लिए क्या करोगे, ब्लैक पेन से लिखोगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क्या लिखा हुआ है, क, लेखक का परिचय। देखो पूरा प्रॉपर अच्छे से लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी का लेखक जो है जीवन परिचय हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब जीवन परिचय को इस बच्चे ने देखो अंडरलाइन भी किया हुआ है, ब्लैक पेन से हाईलाइट भी किया हुआ है, तो इस बच्चे को अच्छे नंबर मिलेंगे। और दूसरी चीज क्या, ये जो बॉक्स बना करके हमने मेन पॉइंट्स जो है लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं बेटा, तो ये देखो उसने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, उनका नाम क्या है, उनका जन्म क्या है, पिता कौन थे, माता कौन थी, मृत्यु क्या कब हुई, उनकी रचनाएं क्या क्या है, इस चीज को उसने एक अलग से हाईलाइट करके दिखाया है। टीचर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक एक वर्ड या एक एक लाइन बैठ करके पढ़ेगा, वो जो है आपके लिखने का जो एक तरीका होता है वो तरीका देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपने उस क्वेश्चन को लिखा कैसे है, अच्छे से लिखा है, हाईलाइट करके लिखा है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को दिखाया है कि नहीं दिखाया है, अच्छे जो हेडिंग है उनको अंडरलाइन किया है कि नहीं किया है, और उनको आपने जो है ब्लैक पेन से, जैसे आपने यहाँ पर दिख रहा है कि जीवन परिचय लिखा हुआ है, इस तरीके से हाईलाइट किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ पर नंबर बच्चों कट जाते हैं। इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगली जो बात है वो है साफ साफ और प्रॉपर गैप दे करके लिखना। जैसे इसको देख सकते हैं आप, यहां पर बच्चों प्रॉपर गैप दिया गया है, देखो दो लाइन यहां पर छोड़ी गई हैं, संकेत दिया गया है। संकेत मतलब ये कौन सा हम गद्यांश कर रहे हैं, ये संस्कृत का हम पद्यांश कर रहे हैं, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिना वाला। अब यहां पर बच्चों देखो 2 लाइन का गैप दिया गया है, फिर संदर्भ लिखा है, उसको हाईलाइट किया गया है, और देखो प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखा गया है। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर कि इन्होंने जो है हिंदी वर्ड को फिर यहाँ पर पहले ब्लैक पेन से अलग से दिखाया है, संस्कृत खंड दिखाया है, जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर के नाम को ब्लैक पेन से हाईलाइट करके दिखाया है, और फिर देखो अनुवाद को, और इधर देखो लाइन खींची हुई है। ये लाइन बहुत सारे बच्चे नहीं खींचते हैं, इन छोटी छोटी सी चीजों पर बच्चों नंबर कटते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना कि अगर आपकी हैंडराइटिंग बच्चों बहुत अच्छी नहीं है तो आपको अच्छा लिखने की बजाय साफ साफ लिखने की कोशिश करना है और प्रॉपर गैप दे करके लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला आता है डायग्राम्स ना बनाना। बहुत सारे बच्चे डायग्राम नहीं बनाते हैं। अगर बेटा डायग्राम नहीं बनाओगे तो बेटा नंबर आपके जो है 4 में से हो सकता है आपको 3 ही नंबर मिले, हो सकता है आपको जो 2 नंबर का सवाल था उसमें आपको 1 ही नंबर मिले। तो डायग्राम जरूर बनाएं। जिन सवालों में बेटा डायग्राम की नीड है, जिन सवालों में डायग्राम्स की जरूरत है, उसमें डायग्राम जरूर बनाएं। जैसे कि इस बच्चे ने डायग्राम बनाया हुआ है, प्रश्नोत्तर संख्या पहला ही था, उसका पहला पार्ट था, तो देखो इस बच्चे ने प्रॉपर अच्छे से डायग्राम बना करके दिखाया है। तो बेटा डायग्राम के अलग नंबर मिलते हैं, और चीजों को आप देख सकते हैं कैसे हाईलाइट किया हुआ है। इन बातों पर बच्चों ध्यान दें, क्योंकि यही बातें हैं जहां पर बच्चों आपके नंबर कटते हैं। अब बच्चों लास्ट में एक बात आती है, सबसे लास्ट में, कि क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, अगर उन्हें नहीं आता है वो कुछ भी लिख के नहीं आते हैं। बेटा कुछ भी मत लिख करके ना आना जो है वो अच्छी बात नहीं होती, वो समझदारी की बात नहीं होती है। अगर आपको उस सवाल के बारे में 2-3 लाइन भी सही पता है ना, या 2-3 लाइनें भी अगर आपको पता है तो वो जरूर लिख करके आए। इससे क्या होता है बेटा कि आपको एग्जामिनर, चूंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, अगर आपने 1 लाइन भी सही लिखी होगी तो वो आपको 1 लाइन के भी नंबर देंगे। और हर एक जो एग्जामिनर होते हैं, जो बोर्ड के टीचर कॉपी चेक करते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि वो आपको पास कर दे। कोई भी टीचर आपको फेल नहीं करना चाहता। यह बच्चों की गलतफहमी है, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि टीचर ने हमें फेल कर दिया, टीचर हमें फेल करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कोई टीचर आपको फेल करना नहीं चाहता। बच्चे, टीचर तो बल्कि कोशिश चाहते ही हैं, वो तो करते ही हैं कि बच्चों को जो है पास कर दिया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा वो हो सके, है ना। तो बेटा वो पूरी कोशिश करते हैं आपको पास करने की। अब अगर आप कॉपी में ही कुछ लिख करके नहीं आओगे, पूरा सवाल खाली छोड़ करके आ जाओगे, तो वो नंबर कहाँ देंगे। नंबर देने के लिए कुछ तो लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ तो जो आपको पता हो वो तो आप लिख करके आ सकते हो ना बेटा, उस सवाल से रिलेटेड, है ना। 1 लाइन लिख दो, 2 लाइन लिख दो, 3 लाइन लिख दो, जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना आपको आता है उतना करके आ जाओ, ठीक है। उतने के आपको कम से कम नंबर मिल जाएंगे। तो यही था प्यारे बच्चों, यही सारी बातें थी जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन सारी बातों का बेटा आपने ध्यान रख लिया तो आप यकीन मानो बेटा आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा जी। और मैं यकीन से कह सकता हूं बेटा कि जितने भी आपके नंबर अभी आ रहे थे प्री बोर्ड में, उससे पहले, तो बेटा आपके बोर्ड में कम से कम नहीं तो बेटा 10 से 15 नंबर बेटा आपके बढ़ जाएंगे। मेरी बात समझ लेना, अगर आपने इन सारी बातों का ध्यान रख लिया तो।
लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि वक्त से लड़कर नसीब जो बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। तो आप अपनी तकदीर बेटा खुद ही बदल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इन बातों का ध्यान रख करके अपने नंबर बढ़ा सकते हैं और अपने नंबर बच्चों कटने से बचा सकते हैं। हमें देखो नंबर कटने से बचाना होता है ना, नंबर कटने से बचाना भी एक तरह से नंबर बढ़ाना ही है, समझ रहे हो। तो इसीलिए प्यारे बच्चों इन बातों का ध्यान जरूर रखें और मुझे कमेंट करके बताएं बेटा जी कि आज की जो ये वीडियो है बेटा ये आपको कितनी हेल्पफुल लगी। मुझे उम्मीद है कि बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर बहुत हेल्पफुल थी, हमें इससे बहुत हेल्प मिलेगी अपने बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो जो भी आपको लगता है बेटा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलूंगा बच्चों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अमित सर जब आपके साथ हैं फिर डरने की क्या बात है।